हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैक जेस क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग कृषि के वाणिज्यीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी आप एक स्लाइड देख रहे होंगे, उसमें हम देखेंगे ये जो तीन बिंदु हैं प्रस्तावना, कारण और प्रभाव। इन तीन बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इन तीन बिंदुओं को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी थोड़ी सी भूमिका प्रस्तावना कि क्या है वाणिज्यीकरण, कैसे अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले शब्द वाणिज्यीकरण है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब 19वीं सदी का उत्तरार्ध का समय था, 19वीं सदी के उत्तरार्ध के समय में भारत की जो कृषि थी ब्रिटिश नीति के अधीन थी। ब्रिटेन उस समय शासन कर रहा था, भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो ब्रिटिश नीति के तहत भारत की कृषि चल रही थी। तो एक नया कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया था, वो था कृषि का वाणिज्यीकरण। अब क्यों आया था? इसके लिए क्योंकि 1813 में कृषि जो मुक्त व्यापार की व्यवस्था शुरू हुई और इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर था। तो हुआ क्या, अब वहाँ उद्योग धंधे लगना शुरू हो गया। अब उद्योग धंधे लगे तो उनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता महसूस हुई। अब वो कच्चा माल कहाँ से हमको मिलेगा? ठीक है, वो कच्चा माल मिलेगा हमको भारत से, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो एक अच्छी जगह थी। तो भारत को उसने एक कच्चे माल के निर्यात के रूप में स्थापित कर दिया। अब जो भारत में उत्पादन हो रहा था, अब उसकी जो स्वरूप था, उसका स्वरूप और प्रकृति दोनों ही चेंज हो गए। ठीक है, उत्पादन का स्वरूप और प्रकृति दोनों ही परिवर्तित हो गए। कैसे? उसमें मूलभूत परिवर्तन आ गया। अब खेतों में ऐसी फसलें उगाई जा रही थी जो घरेलू उपयोग के लिए नहीं थी, बाजार में बेचने के लिए थी, जैसे चाय, अफीम, नील, ये सब। तो इस समय ऐसे तत्वों का आविर्भाव हुआ जिसे हमने कृषि का वाणिज्यीकरण का नाम दिया। ठीक है, इसे हम लोग कृषि का वाणिज्यीकरण बोले। अब इसका कारण क्या था? अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका कारण क्या था। इसका कारण था इंग्लैंड में, सबसे पहला कारण था इंग्लैंड में होने वाला औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ उद्योग धंधे लगे तो वहाँ उनको कच्चे माल की आवश्यकता हुई, सस्ते और क्वालिटी वाले कच्चे माल की आवश्यकता हुई। तो वो कहाँ से मिलेगा? भारत से। तो भारत से इन्होंने अपनी नीति के तहत इन लोग कृषि करवा रहे थे। इन्होंने यहाँ के लोगों को प्रेशराइज करके उन्होंने नकदी फसल उगवाने के लिए कहा, जैसे चाय, अफीम, नील वगैरह, ये सब उगाने के लिए कहा। तो ये पहला कारण था कृषि का वाणिज्यीकरण का। दूसरा कारण था यहाँ की जो भू राजस्व नीतियाँ थी। कौन कौन सी? जैसे कि आपकी स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सब भू राजस्व व्यवस्था थी। और ये जो भू राजस्व व्यवस्था थी, इसमें वो राजस्व के रूप में नकद की मांग करते थे। अब खाद्यान्न बेच के इतना सारा नकद तो नहीं आ सकता था, तो इसलिए नकदी फसल उगाने के लिए किसान विवश हुए। ये अपना फ़ायदा ही देख रहे थे अंग्रेज, लेकिन यहाँ पे जो किसान थे यहाँ पे वो विवश हो गए नकदी फसल उगाने के लिए, ताकि नगद में वो अपना भू राजस्व दे सकें और कुछ बचे भी। लेकिन ऐसा होता नहीं, सरप्लस बाजार। अब कुछ क्षेत्र भारत में ऐसे थे जहाँ बहुत सारा उत्पादन होता था, भू राजस्व देने के बाद भी और घरेलू उपयोग के बाद भी कुछ बच जाता था। अब वो उसको बेचना चाहते थे, वाणिज्यिक फसल थी, वो बेचना चाहते थे क्योंकि उससे मुनाफा, अच्छा पैसा मिलता। अब पैसा मिल रहा है तो मुनाफा हो रहा है तो किसान ज़रूर ही उसको उगाएगा,
तो इसलिए भी कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन मिला, ये भी एक कारण था वाणिज्यीकरण का। अब बाजार हेतु परिवहन, अब सुदूर बाजार में कैसे पहुंचा जाए, तो अंग्रेज़ों ने एक और व्यवस्था कर दी, परिवहन का विकास कर दिया ताकि ये और अच्छे से उत्पादन करे। और मतलब परिवहन ना हो तो एक बार किसान पीछे हटेगा, क्यों उत्पादन ना करूं, क्योंकि मैं कैसे पहुंचाऊंगा अपना माल, कच्चे माल को बाज़ार तक। तो बाज़ार तक पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की। तो ये भी एक कृषि के वाणिज्यीकरण को फ़ायदा मिला इस चीज़ से। ठीक है। दूसरा अगला जो कारण था वो था जो प्राइम फोकस था इनका, जो कुछ फसल थे उन पे ही इनका प्राइम फोकस था, जैसे कि चाय, अफीम, कपास, पटसन, कच्चा रेशम, है ना, नील, ये सब ही इनका प्राइम फोकस वाले फसल थी, व्यापारिक फसलें थी, जिनको ये प्रेशराइज करके या जैसे भी माहौल तैयार करके कुल मिला के विवश करके किसानों को ये एक प्रकार से कृषि का जो वाणिज्यीकरण हुआ यहाँ पे, ये कारण थे कृषि के वाणिज्यीकरण के। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके प्रभाव क्या हुआ। अब कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ तो इसका प्रभाव भी कृषक समुदाय पर, भारत के जो ग्रामीण समुदाय पर पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा। तो सबसे पहले कि हम देखेंगे पॉइंट ये कि सबसे पहले जो हम पॉइंट देखेंगे वो है कि लाभ किसको हुआ। क्या किसान को लाभ हुआ? जी बिल्कुल नहीं, किसान को कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ हुआ बिचौलियों को, व्यापारियों को और कंपनी को। किसान को कोई लाभ नहीं हुआ, फलस्वरूप किसान गरीब हो गया और पिछड़ते गए। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे खाद्यान्न की कमी और अकाल। खाद्यान्न की कमी, अब उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता महसूस हुई। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपनी नीतियाँ बनाई और लोग यहाँ के किसानों को जैसे भी करके वो नकदी फसल उगवा रहे थे। तो निश्चित तौर पर खाद्यान्न की कमी तो होगी। अब चाय, अफीम, नील ये सब उगाएंगे तो खाद्यान्न का उत्पादन कम ही होगा। फलस्वरूप खाद्यान्न की कमी हुई और लोग भूखमरी का शिकार हुए, अकाल जैसी स्थिति निर्मित हो गई। बहुत सारे लोग भूखमरी से मर गए। तीसरा प्रभाव है क्या कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया। लेकिन कृषि का आधुनिकीकरण बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? किसी को कुछ भी नहीं पड़ा था। अंग्रेज को केवल एक ही लक्ष्य था कि यहाँ से वो कच्चा माल लेके जाएं। उनको किसानों से कोई मतलब नहीं था, ना ही यहाँ के व्यापारियों को, जो बिचौलियों को, कोई भी मतलब नहीं था। और किसान तो ऐसी स्थिति में थे ही नहीं कि वो अपना विकास कर सके, किसी का विकास कर सके। ये एक प्रभाव हो गया अर्थव्यवस्था की इकाई के रूप में। अब देखिए, अब तमाम तरह की चीज़ें इन्होंने सीमा प्रतिबंध लगाए, भू राजस्व नीति बनाई, अपने अंदर प्रेशराइज करके इनको कृषि का नकदी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो भी किया, दबाव बनाया। लेकिन रेवेन्यू जनरेट तो हो रहा था, राजस्व तो मिल रहा था एक प्रकार से। अब ये भारत की अर्थव्यवस्था की एक इकाई बन गई। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, सामाजिक एकता और विद्रोह। कैसे? अब गांव में लोग इस तरह से एक प्रकार से इसका प्रभाव यह हो गया, गांव में लोग एक दूसरे को सहायता करने लगे। एक प्रकार से सामाजिक सद्भाव की भावना उत्पन्न हुई। लेकिन अंग्रेज़ों के प्रति, ब्रिटिश नीतियों के प्रति उनके मन में रोष था। धीरे धीरे ये रोष सामूहिक तौर पे बढ़ने लग गया, सामूहिक तौर पे सामने आने लग गया, विद्रोह का रूप लेने लग गया। तो क्या हुआ, जब विद्रोह का रूप ले लिया तो निश्चित तौर पर इसके लिए कुछ करना आवश्यक हो गया। तभी तो ये विभिन्न अधिनियम बनाए गए इसके लिए, जैसे कि 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम। ऐसे बहुत सारे अधिनियम बनाए गए ताकि इन कामगारों को, इनको विद्रोह करने से रोका जाए। तो इस प्रकार से ये कृषि का वाणिज्यीकरण जो हमारे यहाँ क्यों हुआ और उसका प्रभाव क्या था, इसके बारे में एक चर्चा थी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इस चर्चा से आपको लाभ मिलेगा। तो इस डिस्कशन को आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।